हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज मैं कंसेप्ट लेक्चर लेके आया हूं पार्ट 2 सेक्शन ई पे। क्योंकि अभी एग्जाम टाइम्स बहुत पास आ गए है ना, पास क्या चल ही रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, है ना। तो इस वाले टॉपिक पे, इस टॉपिक का नाम ही एथिक्स में से एक टॉपिक है, गवर्नमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन कॉर्पोरेट बिहेवियर। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एथिकल कॉर्पोरेट लेजिस्लेशन करके कहीं कहीं ऐसा स्टडी मैथ्स में टॉपिक्स गिवन है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे पर्सनली मैसेज आ रहा है कि सर आप प्लीज एफसीपीए यूके ब्राइबरी एक्ट पे कंसेप्ट समझाइए सर, ये समझ नहीं आ रहा, टेक्निकल है सर, मुश्किल हो रही है समझने, थ्योरी है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस ये करूंगा, अगर आप स्टडी मैट आप लोगों को पढ़ना, अगर आपके पास कोई भी स्टडी मैट है आपको वो एक बार पढ़ना है बेटा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए कंसेप्ट लेक्चर लेके आया हूं, नो डाउट इसको पढ़ने के बाद आपको ये पूरा कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, वो भी ठीक है, पेपर में भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्टडी मैट साथ में नहीं पढ़ेंगे अपना, तो ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूं आपको, ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होने वाला है, क्योंकि पेपर आपका आएगा इंग्लिश में, ठीक है, स्टडी मैट है इंग्लिश में, मैं ये जो आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं ये मैं कर रहा हूं हिंदी में। तो ट्यूनिंग कैसे बैठेगी, आपको स्टडी मैट पढ़ के टेक्निकल लैंग्वेज अपने माइंड के अंदर आ जाएगी, एक टेक्निकल लैंग्वेज आपको एक माइंड के अंदर आ जाएगी। अच्छा, इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो स्टडी मैट में भी वही लैंग्वेज सेम लिखी हुई है आपकी। तो ये जो, लेकिन बच्चे क्या है, जब सीधा, लेकिन ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि जब बच्चे सीधा स्टडी मैट पढ़ते हैं तो वो भी समझ नहीं आता, बिल्कुल ऊपर से जाता है। वहां पे ये मेरे जो आपको लेक्चर डिलीवर करने वाला हूं, ये आपको बूस्ट की तरह काम करेगा। वो जो अंग्रेजी वहां पे उन्होंने लिखी हुई है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है। ऐसा मैं ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती, मेरा मतलब है वो जो लिखी है वो टेक्निकल वे में लिखी हुई है जिससे बच्चा समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं, इस लेक्चर के बाद आप उसको आराम से समझ जाएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं। आपको मेरे इस लेक्चर को देखना है, उसके बाद तुरंत स्टडी मैट अपना उठाना और उससे पूरा ये टॉपिक पढ़ना है, एक बार पूरा रीडिंग देनी है आपको, वो इतना बढ़िया वाला समझ में आएगा जो आपको शायद उसमें जो भी आपके कुछ लैग्स रह गए थे, कुछ गैप्स रह गए थे, फिलर्स आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा सीएमए यूएसए के आता ही आता बेटा। मैं ऐसे की बात कर लूं, अगर अगर हम पिछला अटेम्प्ट अगर देखें अपना, ये जो जनवरी फरवरी वाला अटेम्प्ट हुआ था, इसमें एफसीपीए के बारे में आया था, है ना। एफसीपीए आता ही आता है, ठीक है, जनरली आता ही आता है, पिछले साल भी आया था, आता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब इतने स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट भी आ रहा है और एग्जाम टाइम्स भी चल रहे हैं, तो ठीक है, वैसे भी मैंने ये कंसेप्ट लेक्चर्स एक इनिशिएटिव की तरह स्टार्ट करा, तो आप लोगों की इससे हेल्प होगी, अच्छी बात है। अब ये जो बेटा होता है कॉर्पोरेट बिहेवियर, वो तो एक अलग टॉपिक है। गवर्नमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन कॉर्पोरेट बिहेवियर वो क्या है वो समझ लेते हैं। बेटा कॉर्पोरेट बिहेवियर आप एक ऐसा समझो जैसे एक इंडिविजुअल है, उसका बिहेवियर है। बेटा जैसे हम बचपन में बहुत ही, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, जैसे बचपन में एक स्टूडेंट जो होता है, बच्चा होता है बेटा, उसको चीजों का पता नहीं होता, ज्ञान व्यान तो ज्यादा होता नहीं चीजों का, तो वो अपनी मर्जी से चल रहा होता है, अपनी धुन में रहता है। अब अपनी धुन में रहने की वजह से उसको ये चीज पता ही नहीं क्या चीज मॉरली राइट है या नहीं, क्या लीगली ये जो चीज मैं कर रहा हूं ठीक है या नहीं। जैसे हम शरारती करते थे बच्चों में, बहुत ज्यादा शरारत करते थे, स्कूल में लड़ाई हो जाती है, स्कूल में लड़ाई करके एक दूसरे को पीट दिया, वो हमको ऐसा लगता है, हम तो बेटा बच्चे हैं, तो लड़ गए, अब लड़ गए भिड़ गए, उसके चक्कर में हो सकता है 2-3 दांत वात तोड़ दिए उस बंदे के सामने वाले के। अब इस चीज से हमको ऐसा लगता है ठीक है, मतलब हमारा जो बिहेवियर है बेटा वो एक्चुअली रूड है। हमारी टीचर्स क्या कहते हैं, बड़ा रूड बिहेवियर है, तो लड़ाई झगड़ा रहता है, कितना बेकार बच्चा है ना, ऐसा बोलते रहते हैं ना। लेकिन ये तो हमारा बिहेवियर है, लेकिन क्या ये हमारा बिहेवियर सोशली, मॉरली, लीगली जस्टिफाइड है? ये नहीं है, नहीं है। अगर ये हम जो काम करते हैं बेटा ये मॉरली सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तभी तो आपके टीचर्स आपके पेरेंट्स को कंप्लेंट करते हैं कि ये क्या बदमाश बच्चा भेज दिया स्कूल, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, क्योंकि ये जो हम बिहेवियर कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, इस पे एक लगाम की जरूरत है, इस पे बेटा लगाम की जरूरत है। जैसे घोड़ा है बेटा, वो तो कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इधर मुड़ जाएगा उधर मुड़ जाएगा, उसको बेटा कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसी ही बेटा कॉर्पोरेट्स हैं, ये कॉर्पोरेट्स तो बेटा अपनी धुन में चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, कुछ भी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन कर देंगी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, कुछ भी रिकॉर्ड कर देंगे, कुछ भी घोटाले कर देंगे, कुछ भी प्रॉफिट्स वगैरह निकाल देंगे, लोगों को बेवकूफ बना देंगे, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। जो भी यूजर है, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, बैंक, गवर्नमेंट, जो भी है, उन सबको बेवकूफ बना देगी उल्टी सीधी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के। आपको तो पता ही है बेटा पास में कितने हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड्स तो हुई हैं,
एग्जाम्पल एक इंडिया की बात करें तो सत्यम कंप्यूटर्स है ना, PwC स्कैम हुआ था वहां पे ऑडिटर्स का। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स हमारे इंडिया में कोई न्यू नहीं है, सिर्फ इंडिया में नहीं बेटा, बाहर की बात भी करूं तो यूएस कनाडा हर जगह फाइनेंशियल स्कैम्स हुए हैं, ठीक है। तो कंपनियों, तो बेटा कंपनी ऐसा सोचती है हम फाइनेंशियल स्कैम करके, वो क्यों करती है, उनको कोई शौक तो है नहीं स्कैम करने का, मतलब स्कैम करने से उनको कोई प्रॉफिट हो रहा होगा ना बेटा, कोई गेन हो रहा होगा। एक कंपनी स्कैम क्यों कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में घोटाले, विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स क्यों कर रही है। बेटा मैंने आपको जब एसेट वाला अपना टॉपिक पढ़ाया था, बताया था ना फ्रॉड दो टाइप के होते हैं ना, एसेट फ्रॉड वगैरह होते हैं, उस पर शॉर्ट्स भी बनी हुई है। तो कंपनी फ्रॉड करती है, क्यों करती है, उसको क्या मजा आ रहा है क्या, नहीं, उसको करके हो सकता प्रॉफिट मिल रहा हो ज्यादा, है ना, वो इन्फ्लेशन कर रही है, ओवर इन्फ्लेट कर रही है अपनी एसेट्स को, मतलब कुछ ना कुछ उसको फायदा हो रहा होगा। लेकिन ये जो बिहेवियर, इस टाइप का बिहेवियर ये जो कंपनी कर रही है, मतलब ऐसी हरकतें, ये जो हरकतें कंपनी कर रही है, इसको इंग्लिश में बिहेवियर बोलेंगे ना, क्या ये चीज मॉरली या सरकार की नजर में ठीक है, नहीं है, सरकार की नजर में ठीक नहीं है। अब क्यों, अरे भाई साहब ये कंपनी के पास पैसा, कंपनी है इसके पास जो पैसा है, किसका पैसा लगा हुआ है बेटा, ये कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है ये कंपनी का अपना नहीं है, शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है। अब बेटा शेयर होल्डर्स कौन है, पब्लिक। अब बेटा पब्लिक का पैसा कंपनी के अंदर लगा हुआ है। अब बेटा ये कंपनी कर रही है जमा के फ्रॉड, जमा के फ्रॉड कर रही है। अब बेटा कभी ना कभी तो गिरेगी, पकड़ी जाएगी, ऑडिटर्स आएंगे, कभी ना कभी तो पकड़ ही लेंगे। तो बेटा जिस दिन पकड़ी जाएगी उस दिन कंपनी का तो हो जाएगा बेटा काम, उस दिन तो हो गया ना बेटा कंपनी, वो तो फिर जाएगी काम से, है ना, बंद कर देंगे कंपनी को, तो लॉक कर देंगे, ठीक है, कंपनी तो गई। तो बेटा लेकिन उसमें अल्टीमेट लॉस आप मुझे बताओ किसका होगा, शेयर होल्डर्स का होगा, इन्वेस्टर्स का होगा। और वो इन्वेस्टर्स कौन है, आपकी तरह मेरी तरह एक जनरल पब्लिक ही तो है, जो बेटा हम हार्ड अर्न मनी जो हम कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, उस कंपनी के अंदर हम लगाते हैं, और वो कंपनी ऐसा फ्रॉड हमें कर देती है, हमारा पैसा तो डूबा, हमारा पैसा तो डूब गया बेटा। अब बेटा हम जनरल पब्लिक हैं, हम जनरल पब्लिक हैं, और हम जनरल पब्लिक का बेटा रिप्रेजेंटेटिव कौन है, अरे हम जनरल पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, सरकार। अरे सरकार जो है उसको कौन सिलेक्ट करती है, पीपल्स गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी से पीपल्स गवर्नमेंट। लेकिन ये सारे के सारे लोग, हम सब तो बेटा मिलकर सरकार नहीं चला सकते, हम तो अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, जो सीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ये होता है प्रेसिडेंट वगैरह। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होता है बेटा। अब हम उनके पास जाएंगे, हम बोलेंगे ये देखो तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है, हमने तुमको रिप्रेजेंटेटिव चूज करा है, ये कंपनी हमारा पैसा लेके डूब जाती है, फ्रॉड करती है, और ये तो निकल गई, अब हम लॉस किसका हुआ, हमारा लॉस हुआ, और तुम खड़े खड़े देख रहे हो, तुमको फिर क्यों इलेक्ट कर रखा है। तो बेटा सरकार ने सोचा आगे ऐसी चीजें और ना आ जाए, ये तो हमारी सरकार गिरा देंगे कंपनी लोग, अगर इनका ऐसा बिहेवियर चलता रहा तो ये तो जल्द सरकार गिराएंगे, खुद तो जाएंगे, हमें भी लेके जाएंगे। तो बेटा सरकार ने बोला बेटा इनको तो बताना पड़ेगा, है ना, जैसे वो परेश रावल की रील है ना बेटा, इनका तो गेम बजाना पड़ेगा। ऐसे ही बेटा सरकार ने भी बेटा ऐसे दो लॉस लेके आए, मतलब दो सरकार नहीं, अलग अलग सरकार है। अमेरिका बेटा अपना एक, जो यूएस है, क्योंकि हम सीएमए यूएस से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा, वो अपना एक लॉ लेके आया, अभी वो क्या है देखेंगे। यूके वाला अपना लॉ लेके आया, हर कंट्री में बेटा ऐसे अपने अपने लॉज हैं। आप ये मत समझने बैठ जाना कि बेटा बस पूरी दुनिया में यही दो लॉ है ब्राइबरी के लिए, ब्राइबरी, हाँ बेटा ब्राइबरी के लिए आज मैं आपको दो लॉज बताऊंगा। एफसीपीए फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट जो 1977 के अंदर इनेक्ट हुआ, कहां पे, यूएस से, यूएस पार्लियामेंट के, यूएस सेनेट में हुआ। दूसरा है यूके बीए 2010 यूके ब्राइबरी एक्ट, जो बाय रॉयल एसेंट। रॉयल एसेंट क्या है बेटा, ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स आपने सुना होगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां पे ये यूके ब्राइबरी एक्ट बना है, 2010 में आया। तो ये तो हम दोनों पढ़ेंगे, और इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा आज मोटो यही है कि बेटा इन 50 या एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स हमारे पास जो भी हैं, इसमें मैं आपको पूरा पढ़ा दूं, ठीक है। लेकिन बेटा आप ये बिल्कुल मत समझना कि पूरी दुनिया में सिर्फ ब्राइबरी के लिए या करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए सिर्फ ये यूएस और यूके वालों को ही आंखें खुली। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो सर ये मतलब ये जो ब्राइबरी एक्ट है, करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है, इसके लिए सिर्फ दो ही देशों को वो बन गया, ज्ञान आ गया कि हाँ एकदम से जागे, अरे ये तो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना जरूरी है, तो हमने लॉ बना दिया। तो सर कैसे इन दो ही कंट्रीज को है, नहीं बेटा, हर कंट्री के पास अपना अपना करप्ट प्रैक्टिसेस है, लेकिन अगर सब कंट्रीज का पढ़ने लग गए तो बेटा यही आएगा पेपर में, और तो फिर कुछ आएगा ही नहीं बेटा, फिर तो किताबें इतनी मोटी हो जाएंगी। तो बेटा ऑब्वियसली आपको दो मेन का पढ़ा दिया, क्योंकि यही दो मेन सुपर पावर है। यूएस इसलिए पढ़ना क्योंकि बेटा आप पढ़ी यूएस सीएमए रहे हो, बेटा सीएमए का कोर्स यूएस का ही है, तो यूएस का तो पढ़ोगे ना। और यूके का क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूके इज अ वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट।
यूके तो बेटा बहुत बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। आप देखेंगे जितना भी बिजनेस होता है मोटा मोटा बेटा पूरी दुनिया में, यूके उसका फाइनेंशियल हब है। फाइनेंशियल हब है बेटा, बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत बड़े बड़े बिजनेस जो है इन्वेस्टर सारे यूके बैठे हुए हैं मोटे। ठीक है, नेक्स्ट स्पॉट सिंगापुर बन गया आज की डेट में। चलिए, तो यूके में इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि बेटा हम इंडिया में भी है, तो बेटा इंडिया में भी है। अगर आप ये मत समझने बैठ जाना कि बेटा इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी है बेटा। पीसीए 1988 के नाम से। ठीक है, पीसीए बेटा 1988 के नाम से है। पीसीए 1988। ठीक है, अगर आपको शायद नहीं समझ आ रहा तो मैं लिख देता हूं दोबारा। पीसीए 1988 सर, इसके फुल फॉर्म तो बता दो। हमारे इंडिया में भी है, जैसे वहां पे एफसीपीए, हमारे पास बेटा पीसीए। ठीक है, अभी ये कुछ सुना, अभी तो कुछ इक्वल इक्वल सा लग रहा है ना, मतलब सेम सेम सा लग रहा है सर। हाँ बेटा, सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे एफ सी, वहां पे होगा सी पहले, हमारा सी बाद में। ठीक है, पी के तो वो ठीक है। वहां में बेटा यूएस में एफसीपीए चलता है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी मैं ऐसे ही आपको कंट्रास्ट बता रहा हूं, अगर आप ये मत सोचने बैठ जाए ना कि पूरी दुनिया में है ही नहीं, सिर्फ ये दो कंट्रीज है। नहीं, हमारे इंडिया में भी बेटा, हमारे इंडिया में भी ब्राइबरी को लेकर एक्ट बनाया गया, और ये है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसमें बेटा इन डिटेल चर्चा हो सकती है। सेक्शन 7 में ब्राइबरी के बारे में इसमें लिखा गया। ये पूरा का पूरा बेटा करप्ट प्रैक्टिस इस पर लिखा हुआ है, बहुत बड़ा एक्ट है। अगर आपको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिस एक्ट है 1988। इसके सेक्शन 7 में बेटा हमें ब्राइबरी बताई गई है, ब्राइबरी क्या होती है, और इसमें बताया गया अगर आप ब्राइबरी किसी पब्लिक सर्वेंट को देते हो तो बेटा फिर क्या हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर यूएस लॉ, अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1988। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7, गिविंग अ ब्राइबरी टू अ पब्लिक सर्वेंट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है भाई, तो ये तो हमारे इंडिया का भी एक अपना एक्ट है बेटा। अच्छा, सिर्फ यही एक्ट नहीं है, एक आपको पता है बेटा हमारे इंडिया का, आपको तो पता है इंडियन पीनल कोड, बिल्कुल पॉपुलर इंडियन पीनल कोड। इसके अंदर भी बेटा इसको क्या कहते हैं, वो करा गया है, क्या कहते हैं, क्रिमिनलाइज करा गया है ब्राइबरी को। अगर आप किसी ब्राइबरी देते हो किसी पब्लिक सर्वेंट वगैरह को, बस हमारे इसमें बेटा फर्क क्या है, यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को ज्यादा अहमियत दी गई है। क्या हो अगर हम प्राइवेट को देते तो? हाँ बेटा, अभी तक नहीं था, 2019 तक 2019 तक बेटा प्राइवेट को कंसिडर नहीं किया गया था, लेकिन अब प्राइवेट का भी बना दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ ब्राइबरी टू प्राइवेट सेक्टर बिल, एक नया एक अभी एक्ट वो बना नहीं है बेटा, वो अभी बिल में है। आपको पता ही हमारे इंडिया में जब एक्ट बनाना होता है तो बेटा पहले वो बिल बनता है, फिर जब दोनों राज्यों में, दोनों हाउसेस में उसको मेजोरिटी मिल जाती है, वो एक्ट बन जाता है। लेकिन शायद अभी वो प्रोसेस में है। ठीक है, अभी वो बिल में है। उस बिल का नाम है, आप रेफर भी कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ ब्राइबरी टू प्राइवेट सेक्टर बिल, उसका पूरा नाम है बेटा। 2019 में वो बना था। ठीक है, 2019 में, अभी तक वो एक्ट लेकिन नहीं बना है। इससे पहले वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि पुराने एक्ट्स में, ये पीसीए में और आईपीसी में बेटा सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स को कंसिडर किया जाता था। मतलब आप किसी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल को दोगे कि हाँ ले भाई ये पैसा ले ले, मेरे घर में वो क्या कहते हैं, वो लगा दे, कभी कभी दे देते थे ना, जैसे पुराने टाइम में बेटा क्या होता था, बिजली का मीटर लगा दे, तो भाई ये ले पैसा ले ले। तो बेटा ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देगा, अगर आप हो गया पकड़े गए तो आपको इन दोनों एक्ट के अंदर आज भी क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन प्राइवेट सेक्टर, अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर को दोगे तो इन दोनों में वो कंसिडर नहीं होता था, तो बेटा वो तो बच जाते थे लोग फिर। तो बेटा इसके लिए फिर एक नया बिल बनाया था, हालांकि अभी भी प्रोसेस में है। चलिए, शायद वो कोरोना क्योंकि उस टाइम आ गया था तो उसकी वजह से शायद वो डिले हो गया, कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को, मेरा पर्पस ये था आप लोगों को ये बताना कि अपने इंडिया में, पूरी दुनिया में भी है ऐसे ही बेटा, पूरी दुनिया में भी ऐसे अपने अपने उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए बना रखे। लेकिन हम हर कंट्री का तो नहीं पढ़ सकते ना बेटा, हमको बेटा बस दो चीजों को पढ़ना है, वो है एफसीपीए यूएस का, ये यूएस का है, ये यूएस का बेटा 1977 यूएस का है। अब मैं आपको एफसीए के बारे में पढ़ते हैं, चलिए आ जाइए। एफसीपीए 1977 1977। ठीक है, एफसीपीए 1977 फुल फॉर्म है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, मतलब फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। अभी इसका पूरा नाम बताऊंगा। मतलब ऐसी करप्ट कुछ एक्ट है, कुछ आपकी ऐसी क्रियाएं हैं जो बड़ी बड़ी करप्ट प्रैक्टिसेस है, किसको? फॉरेन ऑफिशियल्स को। अभी वो क्या होते हैं? फॉरेन ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, अभी देखेंगे क्या है वो। ठीक है, चलिए। एफसीपीए बेटा दो प्रोविजंस को कंसिडर करता है। आपको एफसीपीए में वैसे तो बताऊं, यहां पे हम एक छोटा सा पढ़ रहे हैं,
एफसीपीए में बेटा वैसे तो हम दोनों पढ़ेंगे, एफसीपीए चलो अभी लिख के बताता हूं। एफसीपीए के बेटा दो प्रोविजंस है। जब एफसीपीए एक्ट बना 1977 में, इसके अंदर दो प्रोविजन आए। एक तो बेटा आया अकाउंटिंग प्रोविजन, अकाउंटिंग प्रोविजन आया बेटा, मेन इसका अकाउंटिंग प्रोविजन, और इसके साथ फिर उन्होंने एक और एक्ट करा एंटी ब्राइबरी लॉ, एंटी ब्राइबरी प्रोविजन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा आज का पर्पज है, आज मुझे आपको ये पढ़ाना है। थोड़ा सा ये भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ये भी पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत थोड़ा, क्योंकि हमारे पार्ट 2 में थोड़ा ही है। डिटेल में कहां पढ़ना है? पार्ट 1 में बेटा। डिटेल में मुझे आपको सेक्शन ई में बेटा बहुत डिटेल में पढ़ाना है। इसमें मैं आपको ऑडिट के सेक्शंस पढ़ाऊंगा, ऑडिट पढ़ाना, सार्बेन्स ऑक्सिलरी एक्ट पढ़ाना है। इसमें मुझे आपको सार्बेन्स ऑक्सिलरी एक्ट क्या होता है वहां पे हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एफसीपीए भी वहां पे मैं आपको फिर से बताऊंगा। अकाउंटिंग प्रोविजन थोड़ा वहां पे डिटेल में, लेकिन यहां पे बस हम थोड़ा सा उसका ट्रेलर पढ़ेंगे, टीजर पढ़ेंगे, ये मेन में पढ़ेंगे एंटी ब्राइबरी लॉ। अच्छा, तो ठीक है, मतलब जब एफसीपीए बना, एफसीपीए का जब आप लॉ देखेंगे उसके अंदर दो प्रोविजन है, उन्होंने दो प्रोविजन डाले। एक अकाउंटिंग प्रोविजन क्या होता है वो भी देख लेंगे, एंटी ब्राइबरी लॉ, दो प्रोविजन है। ठीक है, अभी हम दोनों डिस्कस करेंगे, फिर बाद में बेटा मैं आपको यूके ब्राइबरी एक्ट बताऊंगा। ये यूके ब्राइबरी एक्ट है, ठीक है, यूके ब्राइबरी एक्ट, यूके ब्राइबरी एक्ट बताऊंगा वो क्या होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको अकाउंटिंग प्रोविजन नहीं समझा रहा, वो सबसे लास्ट में समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं एंटी ब्राइबरी प्रोविजन, मतलब ये ब्राइबरी प्रोविजन क्या है। देखिए भैया, मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया था ना। अब ये कॉर्पोरेट बिहेवियर क्या, मैंने सारा लॉजिक बताया आपको क्या है कॉर्पोरेट बिहेवियर। बेटा डेफिनेशन, ये आपको इसका हेडिंग का मतलब बता रहा हूं। गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस क्यों आई? अरे क्यों गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा कॉर्पोरेट के बिहेवियर को लगाम लगाने के लिए? जैसे आपके पेरेंट्स बेटा आपके बिहेवियर को बचपन में कभी कभी वो करते थे ना, कंट्रोल करते थे कि भैया ये नहीं करा तो ये तो बिगड़ जाएगा, ऐसे करते थे ना। ऐसे बिहेवियर को कंट्रोल करना जरूरी है। ऐसी बेटा ये कॉर्पोरेट का जो बिहेवियर है इसको भी कंट्रोल करना जरूरी है, वरना बिगड़ जाएगा। और बिगड़ के बेटा ये ऐसी हरकतें कर देगा कि हमारी भी सरकार गिराएगा ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि ये कॉर्पोरेट बिहेवियर है। उल्टी सीधी हरकत करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड करेगा, तो ये तो डूबेगा, लोगों का पैसा भी लेकर डूबेगा, और लोग रोते रोते किसके पास आएंगे? सरकार के पास। अब सरकार के पास अगर जवाब नहीं होगा तो बेटा सरकार तो गई। तो ये तो बेटा सरकार को बीच में आना पड़ा। तो इसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट बेटा एफसीपीए लिया 1977 के अंदर। ठीक है, एफसीपीए बेटा आ गई, अब एडवेंट ऑफ एफसीपीए हो गया। ठीक है, फिर एफसीपीए ने आते ही बेटा काम करना स्टार्ट कर दिया। उसने बेटा पहला दो प्रोविजंस मैंने आपको बताया, एंटी ब्राइबरी प्रोविजंस और अकाउंटिंग प्रोविजंस। अकाउंटिंग प्रोविजन बाद में देखेंगे, एंटी ब्राइबरी पे आ जाते हैं। एंटी ब्राइबरी प्रोविजन क्या होता है चलिए पढ़ते हैं। द एफसीपीए प्रोहिबिट्स पेमेंट्स टू फॉरेन ऑफिशियल, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज टू ऑब्टेन और रिन्यू बिजनेस। अब बड़े ध्यान से सुनो, यहां पे शब्द जो प्रयोग किया गया है, द एफसीपीए प्रोहिबिट्स पेमेंट टू फॉरेन ऑफिशियल्स। ठीक है, ये जो एफसीपीए बेटा, ये जो एफसीपीए है, ये प्रोहिबिट्स करता है पेमेंट टू, किसे? अरे किसको? पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है बेटा, या ऑफिशियल्स, फॉरेन ऑफिशियल्स टू बी प्रिसाइज। ये कह रहा है भैया, वो कह रहा है सरकार ने बोल दिया सुनो कंपनी सब, तुम कंपनी ने बोला क्या हो गया? सरकार ने बोला अगर तुमने गलती से भी पेमेंट कर दी किसी गवर्नमेंट को, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, फॉरेन ऑफिशियल पता गवर्नमेंट ऑफिशियल या ब्यूरोक्रेट जो भी है, ठीक है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया बेटा, लेकिन इन दोनों में भी फर्क है, भी आपको बताऊंगा। बड़ा एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है, इसमें नेक्स्ट लेवल केस स्टडीज बनती है पेपर में। एफसीपीए सरकार ने कंपनीज को बोला कि भैया सुनो, बड़े ध्यान से कान खोल के कंपनी हो तुम। कंपनी ने बोला क्या हो गया? उसने कहा भैया अगर तुमने गलती से भी किसी को पेमेंट कर दी, तुमको, पॉलिटिकल लीडर को, गवर्नमेंट ऑफिशियल को, किसी फॉरेन ऑफिशियल को, या किसी पॉलिटिकल पार्टी एज अ होल, तो तुम गए काम से। लेकिन पूरी बात नहीं बोली, अगर तुमने किसी को पेमेंट करी इन फलाना फलाना को फॉर ऑब्टेनिंग बिजनेस और रिन्यू बिजनेस, तो आपकी पिटाई होगी एफसीपीए के अंदर। अब वो पिटाई होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, वो भी आपको बाद में बताऊंगा। वो है पनिशमेंट्स। अभी मैं आपको पनिशमेंट पढ़ाऊंगा, ये मैंने आपके लिए ऊपर वैसे लिखी हुई है यहाँ पे, ये वॉयलेशन। ठीक है, अगर आप गड़बड़ करते हो, है ना, मतलब अगर आपने कर दी गड़बड़, थोड़ी सी भी चूक कर दी, तो बेटा फिर गए काम से। कौन सी है? इंडिविजुअल्स के लिए ये है, कॉर्पोरेशन के लिए ये है, अभी बाद में देखेंगे क्या है। ठीक है, चलिए
तो अगर आपने बेटा पेमेंट नहीं करनी, आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी लीडर को, किसी फॉरेन ऑफिशियल को, फॉर ऑब्टेनिंग और रिन्यूइंग लाइसेंस, लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा एक क्वेश्चन, आप बोल रहे होगे सर ठीक है, एक बात सर हमारे पास सुनिए, मेरे पास सर क्या था, एक लाइसेंस मैंने ले रखा है सर, एक कंपनी है, एक कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे कंपनी है, ठीक है सर, एक लाइसेंस ले रखा है हमने किसी चीज का, अब वो लाइसेंस मेरा बताओ हो गया एक्सपायर, अब सर अब आपने ये अब लाइसेंस एक्सपायर हो गया, अब मैं उसको रिन्यू करना चाहता हूं, उस लाइसेंस को सर मैं रिन्यू करना चाहता हूं, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि अगर मैं वो लाइसेंस रिन्यू नहीं करूंगा तो मतलब मेरा बिजनेस है वो चलेगा नहीं, क्योंकि उसके बिना आप काम कर नहीं सकते, काम नहीं कर सकते तो इनकम सेल्स वगैरह होगी नहीं आपकी, तो बेटा आप रिन्यू करने गए और रिन्यू करने के लिए आपने सरकार को ऑब्वियसली फीस दोगे, तो बेटा क्या वो एफसीपीए के अंदर ब्राइब हो जाएगी? नहीं, वो गलती से भी ब्राइब नहीं होगी, वो गवर्नमेंट फीस है, वो गवर्नमेंट फीस है, उसे कहते हैं रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन, उसको जो आप पैसा देते हो बेटा वो सरकार की फीस है, सरकार की अपनी फीस है, यहां पे शब्द जो प्रयोग किया बेटा वो गवर्नमेंट का प्रयोग नहीं किया गया, यहां पे अब आप बड़े ध्यान से सुनिए, एंड इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क टू पनिश बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, बेटा इंडिविजुअल को भी, मतलब कोई चलता फिरता आदमी भी अगर ऐसे किसी को गवर्नमेंट ऑफिशियल को दे रहा है वो भी पकड़ा जाएगा, सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं है ये, एंड कंपनीज फॉर मेकिंग द पेमेंट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल दैट कुड बी जज्ड एज ब्राइब्स और द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर पेमेंट्स, ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया, अब आप उसको रिन्यू करने गए, अब रिन्यू करने के तो गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ेगी, अब गवर्नमेंट को जब फीस देनी है तो बेटा वो तो फिर इस एक्ट के हिसाब से आप सोचोगे वो तो ब्राइब हो गई, क्योंकि हमने एक लाइसेंस रिन्यू इसमें लिखा है ना, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन और रिन्यू बिजनेस, मतलब रिन्यू करने के लिए भी तो सर फिर हो गया ना, और हम फीस भी दे रहे हैं, लेकिन बेटा बात ध्यान से सुनो, आप यहाँ पे किसी पॉलिटिशियन या कोई पॉलिटिशियन डायरेक्ट को दे रहे हो क्या, आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को दे रहे हो नहीं, आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को दे रहे हो, यहां पे बड़े शब्द ध्यान से सुनो, इन्होंने यहाँ पे फॉरेन ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी शब्द बोला, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं बोला, यहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं बोला, अरे आपको अगर लाइसेंस रिन्यू करना है तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाओ, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाओ, जैसे बेटा आपको ड्राइविंग अगर लाइसेंस रिन्यू करना है तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना है तो बेटा आरटीओ जाओ ना, जैसे इंडिया में आरटीओ जाते तो आरटीओ जाओ, आप पॉलिटिकल पार्टी को क्यों चंदा दे रहे हो उसके लिए, पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दे रहे हो, किसी पॉलिटिकल बंदे को क्यों पर्टिकुलर वो दे रहे हो पैसा, ये तो गड़बड़ है, या आरटीओ के किसी पर्टिकुलर बंदे को क्यों दे रहे हो, नहीं, वो तो सरकार के उस गवर्नमेंट के आरटीओ के एजेंसी के अकाउंट में नहीं जा रहा ना पैसा, वो तो बाहर से जा रहा है, तो यहां पे वो कह रहा है किसी पर्टिकुलर बंदे को या उसकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देना, जो रेगुलर है, जो रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन है गवर्नमेंट के, जो इसके लिए डिजाइन है, आपको उसको देना है, यहां पे गवर्नमेंट एजेंसीज का नाम यूज नहीं किया गया, अगर उन्हें करते तो बेटा फिर तो वो भी हो जाता, फिर तो वो भी हो जाता, इसलिए बेटा लॉ मेकर्स ने बड़े शब्द बड़े ध्यान से यूज करेंगे, ऐसी लॉ नहीं बन जाता, क्योंकि बेटा शब्दों को बड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज भी लिख देती तो उस हिसाब से तो बेटा फिर वो भी इलीगल बन जाता, ब्राइब बन जाती, क्योंकि बेटा आपको तो चीजें रिन्यू करनी है, लाइसेंस रिन्यू करोगे तो इसके चक्कर में तो फिर हम लपेटे में आ जाएंगे, हाँ, तो लॉ मेकर्स ने इसको हटाया, उन्होंने कहा भैया आपको रिन्यू कराना है तो आप गवर्नमेंट एजेंसीज पे जाओ ना, ऐसे किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दे रहे हो, या किसी पॉलिटिकल पर्सन को क्यों दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको एक बिजनेस बनाना है, अब आपको एक लैंड चाहिए, अब लैंड बेटा वो आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि बेटा वो लॉफुल नहीं है लेना, लीगल के हिसाब से आप ले नहीं सकते, लेकिन अब आपको किसी तरह चाहिए, तो अगर आप एक पॉलिटिकल सोर्स लगा के उसको लेने की कोशिश कर रहे हो, यहां पे कंपनी पिट जाएगी एफसीपीए के अंदर, अब वो कितने से पिटेगी वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, आई होप बेटा आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आएगा, तो बेटा यहाँ पे वो पिटेगी, इस प्रोविजन के अंदर पिट जाएगी अगर वो अनऑथराइज अनएथिकल सोर्सेज या इस लॉ के प्रोविजंस को वायलेट करके बिजनेस को लेने की सोच रही है, अरे तुझे लैंड लेना है ना तो सरकार की एजेंसी के पास जा, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जा, स्टैंप ड्यूटी वगैरह दे, परचेज कर, ले ले, अब नहीं मिल सकता तो भाई फिर शांति से बैठ, कोई और जगह देख ले, लेकिन अगर अब तुझे वही चाहिए, जिद है और तू अपने पॉलिटिकल सोर्सेज लगा रहा है तो बेटा एफसीपीए के अंदर पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके लिए फिर तू देगा मामला, तो बेटा यहां नहीं चलेगा, तो एफसीपीए ये कहता है, आई होप बेटा आपको अब ये डेफिनेशन समझ में आया, मैं आपको डेफिनेशन फ्रेमवर्क दे रहा हूं, चलिए अब ये एफसीपीए लगता किस पे, चलिए अब आते हैं, एफसीपीए बेटा 3% मतलब आपको तो पता है एफसीपीए लगता है किस पे है, एप्लीकेशन पे डिस्कस कर लेते हैं, एप्लीकेशन पे डिस्कस कर लेते हैं, इट अप्लाइज ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, देखिए बेटा कंपनीज का शब्द यहां पे प्रयोग किया गया है,
यहां पे शब्द प्रयोग किया गया है कंपनीज, तो इसका मतलब क्या प्राइवेट कंपनीज नहीं होती बेटा, प्राइवेट कंपनीज भी आप इसमें इंक्लूड करोगे, दोनों कंपनीज यहां पे इंक्लूडेड है, इंडिविजुअल भी, पब्लिक भी, प्राइवेट भी, दोनों की दोनों बेटा यहां पे इंक्लूडेड है, आप प्राइवेट कंपनीज को भी ले सकते हो। अब चलिए अब हम धीरे धीरे यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए कौन अब इन मतलब अब इनकी मतलब मैंने आपको बता दिया, इंडिविजुअल पे भी लगेगा, मतलब चलते फिरते इंसान पे भी, मतलब अगर एक इंसान है पर्टिकुलर, वो कोई काम करना चाहता हो, वो किसी पॉलिटिकल पर्सन को या पॉलिटिकल पार्टी को या किसी फॉरेन ऑफिशियल को पैसे देने की कोशिश करता है अपने कोई बिजनेस लेने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो वो भी पिटेगा, अगर कोई कंपनी करती है वो भी पिटेगी। चलिए ठीक है। अच्छा बेटा इसमें 3 कैटेगरीज हैं, देख लेते हैं, इश्यूअर्स, डोमेस्टिक कंसर्न्स और बाकी पर्सन एंड एंटिटीज, वो देख लेंगे। चलिए अच्छा लास्ट में बेटा फिर मैं आपको ये बताऊं, वो भी कराऊंगा इन दोनों एक्ट्स के, जो यूके ब्राइबरी एक्ट है ना, यूके ब्राइबरी एक्ट भी में बेटा मैं आपको बताऊंगा, और यूके ब्राइबरी एक्ट भी बेटा मैं आपको बताऊंगा, और यहां पे मैं आपको एफसीपीए दोनों का प्रोविजन कराऊंगा, ये देखो ठीक है, ये मैं आपको दोनों का प्रोविजन कराऊंगा। चलिए ठीक है। ओ वो क्या कहते हैं, सॉरी डिफरेंस कराऊंगा। इशुअर्स, देखो यहां पे लिखा है इशुअर्स ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज एंड देयर ऑफिसर, डायरेक्टर, एम्प्लॉइज, एजेंट्स एंड इशू इन कंपनी विद क्लास ऑफ सिक्योरिटी लिस्टेड ऑफ, यहां पे लिखा क्या बता देता हूं। एफसीपीए ये कह रहा है, मतलब सीधी सीधी मोटी मोटी बात, एफसीपीए बेटा क्या बता रहा है, सीधी सीधी आंख बंद करके, इट अप्लाइज टू ऑल पब्लिक कंपनीज। सीधी सीधी अगर एक शब्द में बोलूं, मतलब ये जो इश्यूअर्स वाला अगर मुझे आपको बोलना है ना, अगर आपको मुझे एक शब्द में बोलना है ये इश्यूअर्स, इसका मतलब ये है बेटा ये किस किस पे लगेगा, मतलब बेटा इन्होंने अपनी कैटेगरी बता दी, मतलब सिर्फ कंपनी से इंडिविजुअल लेके बात खत्म नहीं होगी, इन्होंने और एक्सप्लेन करा, अगर फर्दर मोर, बस ये नहीं बताया कि इंडिविजुअल और कंपनीज पे लगेंगे, नहीं, और भी जाके क्लैरिटी करी कि भैया देख लो कंपनीज भी कौन सी, बेटा कंपनीज सब पे लगेगा। अगर कोई कंपनी जिसका शेयर लिस्टेड है किधर, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एसईसी, स्टॉक मार्केट में अगर उसका एक्सचेंज, कोई भी एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बेटा एक वॉचडॉग है, जैसे हमारे इंडिया में सेबी है, यूएस में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, अगर किसी भी पब्लिक कंपनी को अपना स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट कराना पड़ता है तो उसको कंप्लायंस फॉलो करने पड़ते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एफसीपी है ना, इसको इन्फोर्स किसके द्वारा किया गया है, कौन कौन इसके इन्फोर्सिंग बॉडीज है, इन्फोर्सिंग बॉडीज मतलब बेटा जो इसको चलाती हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ होगी, वायलेशन होंगी, तो ये दो एजेंसीज आपको अकाउंटेबल पकड़ लेंगी। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर आप चोरी करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में अगर हम चोरी करेंगे सोचो, तो बेटा हमारे इंडियन पीनल कोड का हमने वायलेशन करा, तो कौन सी इन्फोर्सिंग बॉडीज हमको पकड़ेंगी, बेटा बहुत सारी है, जैसे एक तो हमारी बेटा पुलिस ही है, पुलिस पकड़ लेगी, एक इन्फोर्सिंग बॉडी अंडर द लॉ, सीबीआई पकड़ सकती है बेटा, ठीक है, ये सारी इन्फोर्सिंग बॉडीज हैं, तो इसे कहते हैं, मतलब वो इन्फोर्सिंग बॉडीज ये होती है अगर जहां लॉ का उल्लंघन होता है तो ये एजेंसीज एकदम से चालू हो जाती है और ये बंदे को पकड़ने चली जाती है, ये होता है। तो यहाँ पे कौन सी 2 बॉडीज है इन्फोर्सिंग बेटा, ये है मैं आपको बता देता हूं, एक है बेटा यूके डीओजे, ये क्या है बेटा मैं अभी आपको बताऊंगा, सॉरी यूके नहीं है बेटा, यूएस है, यूएस डीओजे, और ये है बेटा ऑब्वियसली एसईसी, ये तो आपने सुना ही है, ये दे बोथ आर इन्फोर्सिंग बॉडीज। इन्फोर्सिंग बॉडीज हैं बेटा, मतलब अगर आपने एफसीपीए के अंदर उल्लंघन करा तो ये दोनों बेटा आपके घर आ जाएंगी। अच्छा एसईसी तो है ही, ये तो है ही। अच्छा एसईसी बेटा दोनों के लिए एंटी ब्राइबरी अकाउंटिंग, मतलब अगर आपने ब्राइबरी में कुछ गड़बड़ करी ये भी पकड़ लेगी, अकाउंटिंग में करा तब भी गड़बड़। यूएस ब्राइबरी भी दोनों पे है, मैं बता देता हूं, ये जो यूएस डीओजी क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, अलग से डिपार्टमेंट है बेटा, ठीक है, जस्टिस डिपार्टमेंट है उनका। मतलब अगर आपने बेटा यहां ये इसका क्या काम है मैं आपको बता देता हूं, आपके सिलेबस में इतना शायद इसके बारे में गिवन नहीं होगा लेकिन जानने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए ये जो यूएस डीओजे ये क्या करता है इसका बात काम बता देता हूं। अगर आप किसी कंपनी, कोई भी कंपनी है, अगर आपने एफसीपीए का गलती से वायलेशन कर दिया, अब चाहे गलती से भी कर दिया बेटा, आप पिटाई तो होगी, वो अब डिपेंड करता है, आपके पास बेटा एक मौका है, आपके पास एक मौका है, अगर आप कुछ आपको बेटा अभी नॉट गिल्टी बोल, आपको गिल्टी की तरह अगर पकड़ ले, आपका मौका है, ऐसे नहीं बेटा आपने कुछ गलती से भी अगर कर दिया, सोचो गलती से कर दिया, वैसे तो बेटा ऐसे इस ब्राइबरी एक्ट के अंदर गलतियां होती नहीं है, आप किसी गलती को पॉलिटिकल पार्टी को गलती से पैसा तो दोगे नहीं, चलो हो भी गया, तो बेटा आपके पास मौका है कि आप यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर, एक तरीके बेटा छोटा सा कोर्ट है ट्रिब्यूनल की तरह, वहां पे बेटा ये डिसाइड करता है कि आपको कितनी पेनल्टी देना है, ये डिसाइड करता है कि इस बंदे को कितना पेनल्टी देना है, ये बताएगा बंदा गिल्टी है या नहीं, ये आपको अकाउंटेबल रखेगा।
अगर आप अपने आप को प्रूव कर देते हो कि नहीं मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं नॉट गिल्टी हूं, तो बेटा ये आपको ऑब्वियसली बेटा फ्री टू गो कर देगा। ठीक है, तो इसका ये काम है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, इसका ये काम है अगर आप गिल्टी आप गिल्टी ठहराए जाते हो तो बेटा ये कितनी आपको सजा देनी है ना, कितनी देनी चाहिए, कितना आप पे फाइन लगाना है, कितना आपको इम्प्रिजनमेंट है या नहीं, ये सब बेटा ये बताएगा। ठीक है, पकड़ के कौन लाएगा, एसईसी लाएगा। अच्छा, एसईसी भी पेनल्टी लगा सकता है, इसके पास भी राइट है। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझना कि अगर आप इन लॉ के अंदर, अगर आपकी बात नहीं कर रहा बेटा, मैं कंपनीज की बात कर रहा हूं, मतलब कंपनीज को ये बिल्कुल नहीं समझना है कि अगर वो इस एक्ट के अंदर पकड़ी जाती है तो हो गया फिर उनका काम, नहीं, उनके पास मौका है इसको प्रूव करने का, लेकिन जनरली बेटा मौका कुछ होता नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि बेटा ये एक्ट इतना शार्प है, इसके अंदर बनता गलती कर ही नहीं सकता बेटा, आप गलती से कभी किसी को रिश्वत दे ही नहीं सकते। अगर पकड़े जाते हो तो बेटा बहुत ही कम चांसेस है अपने आप को बचा पाओ, अगर बचा लेती है कंपनी किसी चीज को, बस बेटा वो बच जाएगी, लेकिन आपको बेटा अपना प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब वो उसका रियल नाम मैं आपको बता देता हूं कैसे प्रूफ करना पड़ेगा, उसे कहते हैं करप्ट इंटेंट। आपको बेटा डिसप्रूव करना पड़ेगा कि आपने ये जो पेमेंट इस चीज को इसके लिए दी है ये करप्ट इंटेंट के लिए नहीं थी। मतलब आपका इंटेंट मतलब आपकी जो इंटेंशन थी वो करप्शन करने की नहीं थी। आपको अगर आप पकड़े जाते हो, पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट देते हुए पकड़ी जाती है इस लॉ के अंदर, तो बेटा उसको तो एफसीपीए के अंदर वायलेशन के तरह ये पकड़ के ले आएंगे और बोल देंगे भैया आप तो गए। लेकिन पिटाई करने से पहले उसने बोला सर एक बार मेरी सुन तो लो। अगर उसकी बात सुन के डीओजी को ऐसा लगता है कि इसके अंदर इसकी इंटेंशन करप्शन वाली नहीं थी, कुछ और थी, तो बेटा ये तो फिर बच जाएगा बेटा, फिर कोई पेनल्टी नहीं है, ये छोटी मोटी पेनल्टी देके उसको बरी कर देंगे। लेकिन अगर ये इसकी करप्ट पेमेंट का इंटेंशन ये नहीं प्रूफ कर पाया तो बेटा फिर तो 100% ये गिल्टी है, जो बहुत मुश्किल होता है प्रूफ करना बेटा। करप्ट इंटेंशन आपकी नहीं थी बेटा, 90% केसेस में तो करप्ट इंटेंट आता ही आता है। जो भी कंपनी इस एक्ट के अंदर बेटा पकड़ा गया है, गिल्टी माना गया है, उसको तो बेटा ये 100% 90% केसेस में बेटा उनकी करप्शन इंटेंट पकड़ी जाती है और उनको फाइन लगाया जाता है। कुछ कुछ कंपनी तो खत्म भी हो गई है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रूफ कर देते हो तो फिर बेटा फिर आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर आप प्रूफ कर देते हो आपकी कोई करप्शन इंटेंट नहीं थी भैया, ये तो हमने किसी इस चीज के लिए कर दिया, ठीक है, फिर बच जाओ। अब वो क्या आपने प्रूफ करा पता है, इससे आपको क्या प्रूफ करना है, मतलब आपकी कोई करप्ट इंटेंट नहीं थी, आपको पता है क्या प्रूफ करना है। देखिए अब मैं इसको दिखाता हूं। इफ प्रूवन या गिल्टी, इफ नॉट गिल्टी, दोनों केस बताऊंगा। ठीक है, दोनों केस बताऊंगा बेटा कि दोनों केस में क्या होगा। अगर आप बेटा प्रूवन गिल्टी हो जाते हो तो बट ऑब्वियस है बेटा फिर तो सजा के लिए रेडी रहना है उस कंपनी को। ठीक है, सीधा पेनल्टीज लिख देते। देन दे में फेस पेनल्टीज। ठीक है, जो भी कंपनी इसके अंदर पकड़ी जाती है बेटा, गिल्टी करी जाती है, उसको फिर पेनल्टीज फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो गिल्टी नहीं करी जाती तो बेटा वो जो फिर उसने पेमेंट दिया फिर उसको क्या बोलेंगे। यहाँ पे बेटा कंपनी ये लोग तो पकड़ के लिया, उन्होंने कहा ये देखो इसने ब्राइबरी दी है इस कंपनी ने, इसको पकड़ो एफसीपीए के अंदर, इसको सजा दो। लेकिन अब वो तो प्रूफ कर दिया उसने कि नहीं मेरा ब्राइब नहीं है, तो उस ब्राइबरी को बेटा फिर वो क्या बोला जाएगा, वो क्या प्रूफ करेगा उसको, उसका नाम है बेटा फैसिलिटेटिंग बेटा पेमेंट्स। थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, क्या हो गया ये। ठीक है, फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स। अभी क्या होता है बेटा, ये फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स एक अलग ही कंसेप्ट है बेटा, और बेटा बड़ा कंफ्यूजिंग है ये, मतलब रियल लाइफ में अगर आप इसको यूज करो, लेकिन हालांकि होता ही है, आपको पता है यूएस में ये फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स यूज होता है। जबकि बोला गया है, एडवाइजरी एफसीपीए ने खुद बोला है, एसईसी भी बोलते हैं कि भैया मत करा करो एफसी चक्कर में, मत बोलो फैसिलिटेटिंग के, क्योंकि इसके लिए एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क नहीं दे रखा। मतलब एफसीपीए बहुत ही साइलेंट है, इसके लिए कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है कि कौन कौन सी पेमेंट को फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स बोलेंगे। लेकिन आपको जान के आनी होगी बेटा ये तो धड़ल्ले से यूज होता है, कंपनीज खूब यूज करते हैं फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स को। मैं ये नहीं कह रहा करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए, लेकिन अपने आप को सेफ रखने के लिए। ठीक है, तो अगर वो ये प्रूफ कर देते कि ये ब्राइब नहीं थी जो मैंने दिया है, ये तो फैसिलिटेटिंग पेमेंट दी है, तो बेटा वो बच जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं प्रूफ करी, जो कि मुश्किल होता है फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स को
प्रूव करना कि वो ब्राइब नहीं है, तो बेटा फिर आपको लग जाएगा मुश्किल। चलिए ठीक है, आई होप बेटा मैंने आपको ये समझाया। देखिए इतना डिटेल में मैं आपको बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको डिटेल में ये चीजें समझाऊं, ठीक है, लेकिन जब ऑब्वियसली ये जो मेरे कोर्स के जो लेक्चर्स हैं उसमें तो बेटा मैंने और भी डिटेल में चीजें समझाई हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टाइम का कंस्ट्रेंट है, यूट्यूब पे मैं इतना लंबा नहीं बता सकता आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर, इसलिए मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करी है। चलिए ठीक है, तो इश्यूअर्स पे लगती है, मतलब जितनी भी पब्लिक कंपनीज है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पे अपने आप को लिस्टेड करवा रखा है या स्टॉक एक्सचेंज पे सॉरी लिस्टेड करवा रखा है एसईसी के थ्रू, उन सब कंपनीज पे तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, उन सब कंपनीज पे बेटा ये तो लगेगा ही लगेगा एंटी ब्राइबरी वाला, क्यों? क्योंकि बेटा ये पब्लिक कंपनीज है, इन्होंने तो पब्लिक से पैसा उठाया, इन पे तो लगना ही लगना है। ये अगर फ्रॉड करेंगे बेटा, ये पब्लिक हमारे घर पे आ जाएगी, सरकार कह रही है भाई इन पे तो लगना ही लगना है। अच्छा, इन पे अकाउंटिंग प्रोविजन भी लगता है, 100% कंपलसरी है। अच्छा, दूसरे कौन है? डोमेस्टिक कंसर्न्स। डोमेस्टिक कंसर्न्स बेटा मतलब जैसे उसके शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय, कंपनी के जो अंदर के लोग होते हैं ना बेटा, उन पे भी लगेगा, क्योंकि आपको मैंने बोला ना ये इंडिविजुअल पे भी लगता है। ये जो लॉ है बेटा ये सिर्फ इंडिविजुअल कंपनीज बोल के शांत नहीं हो गया, उसने बताया कंपनीज तो कौन कौन सी कंपनीज, इंडिविजुअल तो कौन कौन से इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स पे बेटा सब पे लगेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कि बेटा इसे कंपनीज पे लग रहा है, इंडिविजुअल मस्ती मार रहे हैं, नहीं, इंडिविजुअल्स पे भी लगेगा। अगर कोई अब जैसे एग्जांपल है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय है बेटा, अब एम्प्लॉय अपने बेनिफिट लेने के लिए बेटा, एक बेनिफिट लेने के लिए जैसे अपनी कंपनी को फायदा दिलाने के लिए, एक मैनेजर है अपनी कंपनी को फायदा दिलाने के लिए क्या है, एक इंफॉर्मेशन चाहता है उसको मिल जाए, उसने उसके लिए बेटा एक फॉरेन ऑफिशियल को पेमेंट दे दी, तो बेटा एफसीपी के अंदर वो पिटा जाएगा। ऐसा नहीं है कंपनी पिटेगी, अगर उसके किसी एम्प्लॉय ने भी दिया, इंडिविजुअल कंसर्न ने भी दिया, तो भी हम उसको एफसीपी के अंदर पकड़ लेंगे। अच्छा, ये इंडिविजुअल बेटा जरूर ये यूनाइटेड स्टेट्स का होना चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं है सिटीजन हो, रेजिडेंट और नेशनल भी चलेगा। इसका मतलब अगर कोई बंदा यूएस में घूमने गया है, अगर बेटा कोई बंदा यूएस में घूमने चले जाता है, अगर वो ऐसी हरकतें करता है तो बेटा उसको भी अकाउंटेबल पकड़ा जाएगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो इस कंट्री का सिटीजन ही नहीं हूं, मुझे कैसे पकड़ लिया तुम लोगों ने, मेरे में तो अपनी कंट्री का लॉ लगेगा। अगर मुझे पकड़ना ही है, गिल्टी करना है, तो मैं अपने अपने कंट्री के लॉ में गिल्टी रहूंगा ना, तुम्हारे देश में तो मैं घूमने आया, तुम मुझे कैसे पकड़ सकते हो? बेटा ये कहता है एक्ट, अगर तुम किसी तरह यूएस की सरजमीन पे आ गए, धरती पे तुमने कदम रख लिया, तो तुम रेजिडेंट तो बन गए ना, रेजिडेंट तो हो, रह तो रहे हो ना यहाँ पे, चाहे एक दो दिन का कितने दिन के लिए भी रह तो रहे हो ना, तो रेजिडेंट तो हो, तो बेटा तुम पे भी ये लॉ लग जाएगा, चाहे तुम इस कंट्री के सिटीजन नहीं हो, चाहे टूरिस्ट बन के आए हो, तुमने भी अगर इसके खिलाफ अगर इस एक्ट की कुछ काम करा तो भी आपको इस एक्ट के अंदर पकड़ लिया जाएगा। चलिए ठीक है, तो मैंने आपको बेटा ऑलरेडी ये सारी चीजें बताई हैं, ठीक है, तो आप आगे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप्स पे लगता है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन सब कंपनीज पे लगता है बेटा, प्राइवेट पब्लिक, ठीक है, डोमेस्टिक पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, सब पे लगेगा। मैंने बोल दिया ना, इंडिविजुअल कंपनी सब पे लगेगा बेटा, सब पे लगेगा। मतलब क्योंकि लोग बड़े शाणे निकले, उन्होंने सोचा अच्छा इंडिविजुअल्स पे तो ठीक है, मतलब इंसान मतलब प्रोप्राइटर भी, और कंपनीज मतलब पब्लिक और प्राइवेट, लेकिन बीच की चीज बना ली, पार्टनरशिप बना ली। अब पार्टनरशिप पे तो नहीं लगा क्योंकि वो ना वो इंडिविजुअल है ना वो कंपनी है, तो बीच की चीज बना दी, तो बेटा ये एफसी पे बड़ा शाणा निकला, उसने कहा हाँ ऐसे लोग आएंगे, तो एक चीज और लिख दी उन्होंने, पार्टनरशिप, मतलब सब पे लगेगा बेटा। और बनाओ सर्टेन पर्सन एंड एंटिटीज अदर देन द इश्यूज, ऐसे भी कुछ दो लोग हो सकते हैं जो इन कैटेगरी में ना आए, उसको भी कवर कर दिया। वो कह रहा है अगर तुम इन दो के अंदर नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे कोई फॉरेन कंपनी है, एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कोई फॉरेन कंपनी, सोचो इंडियन में, एक इंडिया में बेटा एक कंपनी है जो यूएस की है, इंडिया में बेटा एक कंपनी जैसे यूएस की है, इंडिया में उसकी ब्रांच है, लेकिन उसका जो मेन धंधा है वो यूएस से है, लेकिन इंडिया में उसकी ब्रांच है। अगर वो कुछ ऐसी गड़बड़ कर देता है, अगर वो ऐसी कुछ गड़बड़ कर देता है, तो उसको एफसीपीए के अंदर हम वो मान लेंगे, वॉयलेशन मान लेंगे। लेकिन आप बोलोगे सर वो तो यूएस में है ही नहीं, वो तो इंडिया में है, तो हम उसको क्यों माने? हाँ वो ये कह रहे हैं, लेकिन बेटा वो जो नाम का टैग लेके घूम रहा है, किसकी कंपनी है वो कंपनी किसकी है? यूएस की है ना, तो फिर उसको मान लेंगे यूएस की। देखो यहाँ पे लिखा है acting while in the territory of the United States such as the foreign national or the entity that are not issued or domestic that in the territory of the United States, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कुछ और लिखा हुआ है, एक्चुअली ये क्या मतलब है जो उन्होंने लिखा है, इसका मतलब है जैसे कोई ऐसा, मैंने आपको इसका वैसे मतलब बता दिया, जैसे टूरिस्ट है, जैसे टूरिस्ट, अब टूरिस्ट बेटा आता है, अब वो तो बेटा इंडियन यूनाइटेड स्टेट का नेशनल नहीं है, सिटीजन नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा काम करता है, या अगर कोई फॉरेन नेशनल, कोई फॉरेन कंपनी वहां पे ऐसा काम करती है, जैसे एक इंडियन कंपनी सोचो, फॉर एग्जांपल इंडियन कंपनी छोड़ो, कोई भी कंपनी जो यूएस सिटीजन नहीं है, जो यूएस की नहीं, मतलब यूएस में इनकॉर्पोरेट नहीं है, लेकिन वो वहां पे काम कर रही है, अगर वो ऐसा काम करती है बेटा, उसको भी पकड़ लेंगे, उसको भी पकड़ लेंगे। तो ठीक है, ये इसका स्कोप है, इसको स्कोप बोलते हैं, स्कोप ऑफ लॉ, ये स्कोप ऑफ लॉ है, मतलब ये लॉ का स्कोप कहां तक लग रहा है। चलिए ठीक है, आई होप बेटा आपको यहां तक कंसेप्ट समझ में आएगा। अब मैं आपको एक लास्ट छोटी सी चीज पढ़ा देता हूं,
फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स। अब ये फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स क्या है? फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स बेटा होती है छोटी छोटी पेमेंट्स, बहुत छोटी मोटी पेमेंट्स आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को दे दी, चलेगी। अगर आपने किसी छोटी पेमेंट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल को दे दी, लेकिन बिजनेस ऑब्टेन करने के लिए या लाइसेंस लेने के लिए नहीं, बेटा यहां मैं आपको एक बात बता दूं, यहां जो आप ये जो पेमेंट करो ना, पेमेंट मैं आपको एक बात बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बिग पेमेंट ही चलेगी, स्मॉल पेमेंट भी अगर आपने कर दी तो भी हम एफसीपीए के अंदर आपको पकड़ लेंगे। मतलब यहां पे ये जो शब्द प्रयोग किया गया पेमेंट्स बोला गया, बेटा लॉ जब आपको पढ़ना पड़ता है ना, एक एक शब्द को ढंग से पढ़ना पड़ता है। अब यहां पे शब्द है पेमेंट्स, तो पेमेंट्स क्या? बिग पेमेंट्स, स्मॉल पेमेंट्स, लमसम पेमेंट, कैसी पेमेंट? बेटा सारी पेमेंट। तुमने $1 भी दिया किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को अपने बिजनेस या उसको लेने के लिए, तब भी एफसीपीए के अंदर तुम पकड़े जाओगे, तुमको मान लिया जाएगा कि तुमने यहां पे गड़बड़ करी है, ठीक है। तो पेमेंट्स यहां पे बिग या स्मॉल है, लेकिन यहां पे छोटा सा एक्सेप्शन यूएस ये जो है एफसीपीए लेके आया, वो है फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स का। फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स का बेटे छोटा सा एक्सेप्शन यहां पे लेके आएंगे। ये क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये होता है, यहां पे ये बोला अगर आपने स्मॉल पेमेंट्स करी है, मतलब अगर आपने स्मॉल पेमेंट्स करी है किसको? टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, द एफसीपीए डज नॉट अप्लाई टू स्मॉल पेमेंट्स, शब्द है यहां पे स्मॉल, फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग, एक्सपीडिटिंग और सिक्योरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ नॉन डिस्क्रिशनरी रूटीन गवर्नमेंटल एक्शन, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी, ठीक है, रूटीन गवर्नमेंटल एक्शन। बेटा ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, बाय अ क्लरिकल और अ मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंटल एम्प्लॉय, ठीक है, तब जाके बेटा फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स, सॉरी एफसीपीए यहां पे नहीं लगेगा। बेटा देखो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, अगर आप उसको ब्राइब दे रहे हो, मतलब छोटी पेमेंट दे रहे हो, सॉरी मतलब मैंने यहां पे शब्द प्रयोग किया छोटी पेमेंट, लेकिन बेटा एफसीपीए तो उसको वो मान लेगा ना रिश्वत, नहीं आपने कैसे दे दी किसी को, ये तो आपने गड़बड़ कर दी। तो बेटा ऐसे तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं, तो वो ये कहते थे भाई ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं यहां पे आपको वो नहीं मानेंगे कि आपने कोई लॉ ब्रेक करा है, किस पर्पस के लिए? अगर आपने सिक्योरिंग नहीं, मैं बात को सुनो बेटा, शब्द बड़े ध्यान से सुनो, अगर आप छोटी सी पेमेंट भी देते हो, यहां पे देखो, अगर आप फर्क नहीं पड़ता छोटी दो या बड़ी दो, आपने अगर ये पेमेंट किसी बिजनेस को लेने के लिए, अपना बिजनेस चमकाने के लिए, जैसे मेरा बिजनेस थोड़ा कॉम्पिटिटर से ऊपर चले जाए, आगे बढ़ जाए, बढ़िया हो जाए, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाए, है ना, बिजनेस ऑब्टेन करने के लिए या रिन्यू करने के लिए, कि आप बिजनेस अब रिन्यू कराना, एक्सपायर हो गया, रिन्यू कराना है, मतलब बिजनेस ठप हो गया था, दोबारा उसको फिर से कराना है, सेटअप कराना है, और सेटअप कराने के लिए थोड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट ले रहे थे, तो छोटी भी पेमेंट दोगे तब भी हम आपको एफसीपी के अंदर मान लेंगे वॉल्यूशन करा है। लेकिन अगर आपने वो छोटी पेमेंट्स गवर्नमेंटल काम करने के लिए, मतलब ये जो बेटा लंबा चौड़ा नॉन डिस्क्रिशनरी रूटीन गवर्नमेंटल एक्शन, मतलब ये जो गवर्नमेंट के काम होते हैं ना बेटा, मतलब ये अगर आपने ये काम गवर्नमेंट का काम तेज कराने के लिए, बेटा कभी कभी आपको क्या होता है, गवर्नमेंट के काम को ज्यादा ही बताओ, कभी कभी स्लो हो जाते हैं, है ना, थोड़े स्लो हो जाते हैं, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट है, लोग बहुत है ना, तो उनका काम ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना तो होता नहीं, सोशल सर्विस का ज्यादा होता है, वो ज्यादा फीस तो चार्ज करते नहीं, इसलिए जनता और भीड़ बहुत ज्यादा ही आ जाती है, तो ऑब्वियसली कभी कभी सर्वर पे लोड पड़ जाता है, तो गवर्नमेंट के कभी कभी प्रोसेस का काम स्लो हो जाता है। लेकिन थैंक्स टू बेटा डिजिटल जो आजकल चीजें आ गई हैं, उसके चक्कर में बहुत चीजें अब तो घर पे भी हो जाती हैं। खैर, तो एग्जाम्पल के तौर में आपको बताता हूं, एक फैक्ट्री, ये कंसेप्ट आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक है फैक्ट्री बेटा, ठीक है, अब एक फैक्ट्री में बेटा एक वो है क्या कहते हैं कंपनी का मालिक, उसको बेटा उसने नई नई फैक्ट्री सेटअप करी है। अब बेटा फैक्ट्री सेटअप तो करिए, लेकिन ये मशीनें कैसे चलेंगी? हवा से, पानी से, डीजल से, कहां से? इलेक्ट्रिसिटी से। बेटा इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी मशीनें चलानी। अब इलेक्ट्रिसिटी बेटा कहां से चलेगी? आपको मीटर लगवाना पड़ेगा। कौन सा? कमर्शियल मीटर लगवाना पड़ेगा। वो कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी। अब बेटा आपने सरकार को बोला, सरकार आई, सरकार ने पूरा बेटा लैंड का सर्वे करा, फैक्ट्री का सर्वे करा, देखा कि आपको कितने यहाँ पे किलोवाट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसने सारा सर्वे करके आपको बता दिया भैया ये ले, अब इस मीटर को अप्लाई कर दे। आपने मीटर अप्लाई कर दिया बेटा, उसने हमको आपको पता है कितना टाइम बोला? उसने बोला 6 महीने के अंदर मीटर लगा देंगे। बेटा यही चीज सुन के आप तो ढेर वहीं हो गए। कंपनी बेटा का जो मालिक था वो तो वहीं ढेर हो गया। उसने कहा बेटा 6 महीने के अंदर मीटर लगवाओगे? आपने कहा भाई थोड़ा सा जल्दी करो यार, हमको काम करना है, धंधा करना है, लोग पीछे बैठे हैं प्रोडक्ट्स मांगने के लिए, हमको उनको देना है, कैसे आप 6 महीने की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा देखिए सर, हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं, बंदे कम है, स्टाफिंग कम है, कोरोना के बाद वैसे ही स्टाफ कम हो गया, अब हमारे पास लिमिटेड मामला है, उसी से काम चला रहे हैं, 6 महीना लगेगा सर। आपने कहा यार ये तो बहुत ही बड़ी दुविधा हो गई, अब हम क्या करें? आपने कहा सर थोड़ा काम अगर स्पीड में हो जाता तो कर दीजिए। वो क्या नहीं, हम इसमें कुछ सुविधा नहीं है आपके लिए।
तो आपने बेटा फिर आपने कहा देखिए सर ठीक है कितना फीस लगेगा, आपने कहा ठीक है 1,000 रुपए लगेगा, आप अपना गवर्नमेंट मीटर अप्लाई करिए। आपने कहा सर मैं एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो लेकिन मेरा काम फास्ट करा दो क्योंकि पीछे पार्टी बैठी है उसको माल देना है। तो अगर वो ले लेता है तो बेटा ये तो एक तरीके से ब्राइब साउंड हो रहा है, अरे भाई ये ले थोड़ा सा पैसा ले ले मेरे लिए काम कर दे यार, जल्दी कर दे मुझे काम की जरूरत है। तो बेटा वैसे तो ये ब्राइबरी साउंड कर रहा है, लेकिन इस एक्ट के हिसाब से बेटा आयरनी देखो, इस एक्ट के हिसाब से इसको ब्राइब नहीं बोला गया, इसको फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स का नाम दे दिया। मतलब है तो ब्राइब लेकिन बेटा क्योंकि सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, अरे रिश्वत लग रहा है, सुनने में तो गंदा लग रहा है। बेटा है तो रिश्वत ही ना, गवर्नमेंट के काम के हिसाब से तो बेटा आपको 6 महीने लगने थे, लेकिन आपने वही पैसा देके वही काम बेटा आपने 1 हफ्ते के अंदर करा लिया। 1 हफ्ते के अंदर करा लिया बेटा आपने वो काम, उस बंदे ने मीटर लगा लिया 1 हफ्ते के अंदर हो गया। अब यही कंपनी का मालिक बेटा एक्चुअली में काम जो इसका होना था 6 महीने में होना था, लेकिन वही पैसे देके बेटा वो काम जल्दी हो गया। वैसे तो ये रिश्वत ही है बेटा, क्योंकि अगर ये पैसा ना देता वो काम उसको 6 महीने में होता, लेकिन इसने एक एक्स्ट्रा पेमेंट दी। अब एक्स्ट्रा पेमेंट तो बनती नहीं थी ना, लेकिन ये दे रहा अपनी जेब से एक्स्ट्रा पेमेंट, यार ले लो आउट ऑफ द बॉक्स जाके ले ले। अब इसका काम हो सकता है, इसका अगर काम हो जाता है बेटा, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके इसने काम करा, जेन्युइन तो नहीं है ना, तो है तो ये रिश्वत है, लेकिन रिश्वत अब सुनने में बड़ा गंदा लग रहा है यार, रिश्वत तो बहुत गंदा लग रहा है सुनने में बेटा। तो यहाँ पे सरकार ने उसका नाम बदल के बस ब्राइब को बेटा फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स कर दिया, और बेटा फैसिलिटेटिंग पेमेंट ले लो और हो गया काम तुम्हारा, फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स ले लो बेटा हो गया बस काम। मतलब यहाँ पे बेटा लेकिन इसका स्कोप बहुत ही स्मॉल है बेटा, बहुत ही मुश्किल है। अगर कंपनी फैसिलिटी अगर सोचो कंपनी इसका यूज करती है तो बेटा बड़ा मुश्किल होता है, एफसीपी आपको पकड़ लेती है, वो बोलती है वो आपको ब्राइब बोलेगी सबसे पहले। मतलब आप सोचो वैसे ये मैंने एग्जांपल दिया, सोचो कोई बंदा सच में ये वाला रियल एग्जांपल करता है बेटा, एफसीपी आके उसको बोलती है कि आपने रिश्वत दी है, अब बेटा उसको पहले जाके जाना पड़ेगा, वो उसको एफसीपी के अंदर बेटा पहले तो गिल्टी मान लेते हैं उसको, फिर उसको वहां पे जाना है, अब उसको प्रूव करना नहीं मैंने ब्राइबरी नहीं दी भैया, आप ही लोगों ने तो अपने मुंह से बोला फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स मैंने वो दी है, अब उसको एफसीपी प्रूव करना किसको, इसको यूएसडीओजी को। अभी डीओजी बोलेगा पता भाई ये जो तू कह रहा है ब्राइब नहीं है फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स है, अब बेटा पूरा इतिहास बोलेगा, उस सामने वाले को भी समझाएगा ये है देखो मैंने ऑब्टेन और ये रिन्यू बिजनेस के लिए नहीं करा, मैंने तो प्रोसेस फास्ट करने के लिए करा था भैया। तो भैया अगर वो प्रूफ कर देता है, अपना इंटेंट प्रूफ कर देता है कि मेरा करप्ट इंटेंट नहीं था भैया, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मैंने तो थोड़ा फास्ट काम करने के लिए करा था आपकी मेहरबानी की वजह से। लेकिन बेटा अगर वो नहीं पकड़ा गया बेटा जबरदस्ती एफसीपी पे पिटेगा फिर वो, अगर नहीं पकड़ा तो ये खुद बोलते हैं एफसीपी वाले कि भैया फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स का दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फुल लूट बचाओ तुम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेटा इसको मैनिपुलेट करो, इसको यूज करो, हम तुमको बेटा पकड़ लेंगे अगर गड़बड़ करी। और हर बार सोचो अगर तुम फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स तुम यूज भी करो तो मैं आपको तो ये तो बोलते हैं एडवाइस दिया भैया यूज करो ही मत, ये तो ये बोलते हैं मत ही करो, क्योंकि बेटा यहाँ पे बहुत ही नैरो लाइन है फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स और ब्राइब के बीच में बेटा, बहुत मुश्किल से प्रूव करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है बेटा प्रूव, क्योंकि बेटा आप एक तरीके से पेमेंट तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके दे रहे हो ना, वो एक तरीके से रजिस्टर तो नहीं है, रजिस्टर थोड़ी ना ऐसे सरकार की वेबसाइट पे लिख रहा है कि एक अगर इतना पैसा दे दोगे थोड़ा तो और थोड़ा पैसा दे दोगे 1 हफ्ते के अंदर मीटर लगा देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, तो आप तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर रहे हो ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज को प्रूव करना। आई होप आप बेटा समझे होंगे। लास्ट टॉपिक बेटा पेनल्टीज कितनी है, अगर एक इंडिविजुअल बेटा काम करता है मतलब एंटी ब्राइबरी लॉ के प्रोविजंस को करता है, वॉयलेट करता है, तो बेटा उसको आप देख पा रहे होंगे $2.5 लाख 2.5 लाख डॉलर का बेटा उसको फाइन लग रहा है, और इम्प्रिजनमेंट भी होगी, कितने साल की, 5 साल की बेटा, 5 साल की उसको इम्प्रिजनमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है बेटा, कंपनी ने दिया तो बेटा कंपनी नहीं दिया, अगर उसकी कंपनी का एक एम्प्लॉय ने दिया तो बेटा एम्प्लॉय को यहां पे हम पकड़ लेंगे, $2.5 लाख तो उसको देना, 5 साल की उसको बेटा वो भी सजा भी हो जाएगी, 5 साल के उसको सजा हो जाएगी बेटा। अच्छा अगर कॉर्पोरेट करती है तो उसको $2 मिलियन देने हैं, मतलब $20 लाख, ये $20 लाख हो गया, $20 लाख उसको फाइन में देना, ठीक है। ये बेटा अमाउंट्स आप चेक भी कर सकते हैं, कुछ अगर हो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा वैसे तो ये मैंने अपडेटेड लेके आया हूं आप लोगों के पास। अच्छा ये पर अकाउंटिंग वायलेशन क्या है ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। यूके ब्राइबरी एक्ट वो बेटा बाद में पढ़ेंगे, इसका डिफरेंस भी जब मैं आपको यूके ब्राइबरी एक्ट पढ़ा दूं तब आपको समझ में आएगा। आज मैंने आपको एफसीपी डिटेल में पढ़ाया, अगले पार्ट में मैं आपको यूके ब्राइबरी पढ़ाऊंगा और उसके फिर दोनों के बीच में डिफरेंसेस पढ़ाऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।